याद है मैंने अपनी सिस्टर से कन्वर्सेशन की थी कि मुझे बाहर निकलना है, मैं यहीं पे नहीं। मैं वीडियो बनाने में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, वीडियो मेकिंग स्किल्स, बेसिकली मूवी मेकिंग स्किल्स, जब आईटी में एक्चुअली में कोडिंग सिखा रहे थे, वो जो टफ वाली कोडिंग होती है वो जब सिखाया जा रहा था स्कूलों में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आई नो कि बहुत हार्श वर्ड्स है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन कंपनीज की जिन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट दी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं रहना है, मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहती हूँ। तो परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं ऐसे कि आपके बाल जैसे स्ट्रेट हो जाएंगे तो 2 साल तक वो स्ट्रेट रहेंगे, तो अब आपको कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो मन अपने आप से बात करने लगता है ना, वो एक पॉइंट आता है कि मन खुद को खुद ब खुद सुलझा लेता है। तो जो इसका जो CPM और RPM जो फैक्टर होता है ना यूट्यूब का, जो लोग यूट्यूबर्स होंगे या जिन्होंने कभी भी कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड करी होगी, उनको पता होगा कि जब पैसे आते हैं, जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल, वाई सडनली मेघना यू हैव स्टार्टेड मेकिंग स्पिरिचुअल वीडियोस और पूरा नीश आपने चेंज कर दिया। कामी थी मैं पास्ट में, कोई बात नहीं, सरवाइव करने के लिए सबको प्रकृति की चीजों से गुजरना पड़ता है। आपको बिना प्रकृति की चीजों को यूज किए आप कैसे उसके पार निकल जाओगे। मुझे पता है कि यार ये दुनिया रहस्यमयी है और मायावी है, और माया को समझने से इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है। Hey everyone, this is Meghna and welcome back to my channel. 10K सब्सक्राइबर्स, oh my god, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे YouTube में। I know कि बहुत टाइम से मैं बना रही हूँ वीडियो, तो अभी 2-3 साल हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी वीडियो बनाते हुए, और अभी जाके 10K सब्सक्राइबर्स हुए हैं। काफ़ी लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक स्पेशल कन्वर्सेशनल एपिसोड, सोलो पॉडकास्ट की तरह एक 1-to-1 कन्वर्सेशनल एपिसोड मैं बनाऊं, ताकि मैं अपनी ऑडियंस से बात कर सकूं। वो जो जानना चाहते हैं कि मतलब मेरे बारे में, कि मैं कौन हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन क्या रहा है। सडनली आप किसी को भी सब्सक्राइब करते हो तो एक क्यूरियोसिटी रहती है ना भाई, कि ये कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हो। सो जो पहला क्वेश्चन आता है मुझे कि आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी हुई है, या आप एक स्टूडेंट है, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो देखो, मैंने 12th तक की पढ़ाई CBSE स्कूल से करी है। 10th तक मैं मध्य प्रदेश में पढ़ी हूँ, केंद्र विद्यालय सेंट्रल एकेडमी स्कूल की ब्रांच है। MP में एक टाउनशिप है मलांच खंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, एक हिली एरिया है, वहाँ से रह के 10th तक की पढ़ाई करी है। फिर मैंने 11th-12th पुणे से किया है। मैं 11th-12th में फिर पुणे आ गई और मुझे एक एक्सपोजर मिला पूरा सिटी लाइफ का, जो वहाँ पे एक मलांचखंड, जो मेरा हिली एरिया में जहाँ पे मैं कह रही थी, जो टाउनशिप था, वो एक बहुत ही नेचर के तरीके से प्रोटेक्टेड कह सकते हो ना, आउट ऑफ पोल्यूशन, काम, ऐसी एरिया थी, ऐसी जगह थी मलांचखंड। तो 10th तक सडनली वो एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे याद है मैंने अपनी सिस्टर से कन्वर्सेशन की थी कि मुझे बाहर निकलना है, मैं यहीं पे नहीं, मैं सिटी लाइफ एजुकेशन को देखना चाहती हूँ कि भाई अगर वहाँ पे, बाय द वे मेरी दीदी का उस टाइम पे इन्फोसिस में हो गया था, वो भी एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है। उनका जब पुणे इन्फोसिस में हो गया था तो वो पुणे आ गई थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप मुझे अपने साथ बुला लो, क्योंकि पापा जो हैं वो रिटायर होने वाले थे। 60 की एज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से, तो पापा रिटायर होने वाले थे। पापा की एज 60 हो चुकी थी, और मैं क्योंकि काफ़ी लेट बॉर्न चाइल्ड हूँ अपने घर पे, क्योंकि मेरे पहले जो मेरे ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं काफ़ी लेट बॉर्न हुई उसके बाद। तो पापा मम्मी की एज काफ़ी है मेरे, तो वो रिटायर हो रहे थे जब मैं 10th में थी। तो लकीली मेरी दीदी का, मेरी सिस्टर का हो गया था इन्फोसिस में, तो शी सेट कि ओके तू मेरे साथ आ जा। मैंने अपनी दीदी को कहा कि मुझे यहाँ से नहीं एजुकेशन कंप्लीट करनी, अब जब पापा मम्मी रिटायर हो गए हैं तो मैं एक दूसरे स्कूल से एक्सपोजर लेना चाहती हूँ कि वहाँ की एजुकेशन, सिटी लाइफ कैसा होता है। तो दीदी ने मेरे को अपने साथ पुणे बुला लिया 11th-12th। फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली पुणे DAV से एजुकेशन कंप्लीट करने का। DAV औंध से पढ़ी हुई हूँ मैं, और पहली बार मैं किसी सिटी में आई विच वॉज पुणे। 11th-12th में साइंस लेके ही पढ़ाई करी मैंने। मैं हमेशा से एक अच्छी डिसेंट स्टूडेंट थी, शार्प स्टूडेंट थी, फर्स्ट आती थी क्लास में, होते ना टॉप रैंकर्स, टॉप 3 में आती थी हमेशा। मुझे पसंद थी साइंस, तो इजीली एडमिशन भी मिल गया साइंस में। मेरे को CBSE स्कूल था, वो थोड़ा एक अलग टाइप का स्कूल था। मतलब सडनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि
सिटी लाइफ जो होती है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, वो जो उनका माहौल होता है स्कूल का, है ना, सडनली हिंदी से आप एक इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हो कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं सब आपके आसपास। वो एक एक्सपोजर मुझे बहुत ही नया मिला जिसने बहुत चीज़ें सिखाई। तो वहाँ पे मास मीडिया कम्युनिकेशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने सब्जेक्ट देखा जो 11th-12th में था, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका नाम था मीडिया स्टडीज़। अब मीडिया स्टडीज़ का क्या था कि वहाँ पे आपको फिल्म मेकिंग सिखाते थे, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब वीडियो बनाने में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, वीडियो मेकिंग स्किल्स, बेसिकली मूवी मेकिंग स्किल्स सिखाते थे। और साथ ही साथ जर्नलिज्म की जो फील्ड है वो भी मीडिया स्टडीज़ पढ़ के खुलती है। तो वो भी एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था DAV औंध में, क्योंकि पुणे जो है वो हब है इन चीज़ों का, क्रिएटिविटी का। पुणे में FTII पुणे है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स में आता है फिल्म मेकिंग की, तो वो पुणे में है। तो जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है ना पुणे में, तो वहाँ बच्चों का है क्रिएटिविटी में। तो इसीलिए स्कूल में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एक तो फिज़िकल एजुकेशन है, एक IT है जिसमें आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है, और तीसरी है ये मीडिया स्टडीज़। तो जब मैंने एडमिशन लिया था DAV में तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था IT, क्योंकि मुझे था कि दीदी, क्योंकि इन्फोसिस में दीदी का हुआ है, तो मैंने देखा था कि सही है यही कर लेते हैं, इंजीनियरिंग ही करनी है। वही चीज़ था माहौल घर पे, क्योंकि दीदी का इतने अच्छे से इन्फोसिस में ऑलरेडी हुआ था और वो पहली इंजीनियर बनी थी, है ना, खानदान की। तो सबको था कि नहीं, फिर मैं भी इंजीनियरिंग ही करूँगी काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे को भी और कोई ऑप्शन पता नहीं थे। लेकिन ना फिर जब IT में एक्चुअली में कोडिंग सिखा रहे थे, वो जो टफ़ वाली कोडिंग होती है वो जब सिखाया जा रहा था स्कूलों में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा फ़न करना चाहती हूँ। ठीक है, साइंस में मुझे इंटरेस्ट है लेकिन कोडिंग में मुझे नहीं इंटरेस्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चेंज कर लेते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो मैं खुद से गई और मैंने अपना IT ड्रॉप किया और मीडिया स्टडीज़ मैंने ऑप्ट किया, और कि मुझे ये जानना था, ये स्टोरी टेलिंग, वीडियो मेकिंग, ये सब क्या होता है। तो फिर मैंने मीडिया स्टडीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया 11th-12th में, और बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया वो। वाओ, बाय द वे इतने अच्छे, आई डोंट नो, ये रुई के आई थिंक कण हैं जो उड़ रहे हैं हवा में। अभी जुलाई का महीना है यार, पता नहीं, आई थिंक बारिश हुई है ना, तो जिस वजह से पौधों को पानी बहुत मिला है, अभी इतना अच्छा लग रहा है। ये पूरे रुई के जैसे हैं, उड़ के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रही है, पर स्नोफॉल नहीं हो रही है, ये कोई तो रुई के फूल है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, हिमाचल प्रदेश का माहौल बहुत सही है। हाँ, एनीवेज, तो जब 11th-12th में पहली बार मैंने मीडिया स्टडीज़ ऑप्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। मतलब उस टाइम पे मुझे इतना रियलाइज़ होता था कि मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, हमेशा 95 के ऊपर रहते थे, 93, 90 अबव तो रहते ही थे। और उसी टाइम पे मेरे क्लास में एक और बच्चा हुआ करता था, सुंदर राजन, ठीक है, उसका IIT में सिलेक्शन हो गया था तुरंत। मतलब उसने आई थिंक एक ही चांस में IIT क्रैक कर ली थी, बहुत टैलेंटेड था वो, लेकिन उसके कम मार्क्स आते थे, ठीक है, मीडिया स्टडीज़ में। और मैंने नोटिस किया मेरे अच्छे आते थे, 90 अबव आते थे। एक्चुअली उस टाइम पे स्कूल के साथ साथ हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होती थी, तो मैंने भी IIT कोचिंग ज्वाइन की थी, IIT प्रशिक्षण। वो अलग बात है कि मैं कोचिंग फिर गई नहीं, बहुत ड्रॉप आउट करती थी मैं कोचिंग की क्लासेस, मुझे बिल्कुल बोरिंग लगती थी वो, तो एंड में तो जाना ही बंद कर दिया था मैंने, और ऑब्वियसली फिर IIT में हुआ भी नहीं। लेकिन एनीवेज, तो मीडिया स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट था उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मास कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, मास मीडिया कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने घर पे बात करी, पर घर वालों ने ऑब्वियसली उसको कंटिन्यू नहीं करने दिया। मैंने बोला था उनको कि यार, मास मीडिया कम्युनिकेशन की डिग्री होती है 4 साल की, जर्नलिज्म जिनको करना होता है ना, वो भी मास मीडिया की ही डिग्री लेते हैं। जर्नलिज्म उसमें से एक ब्रांच है उस फील्ड का। तो मैंने भी वही सोचा था, मैंने सोचा था सिनेमेटोग्राफी कर लूँगी, कि वीडियो बनाने के लिए जो सिनेमेटोग्राफर्स का जो कोर्स है वो मुझे था कि ये कर लेती हूँ। पर घर पे ऑब्वियसली कोई कन्विंस नहीं हुआ, सबको यही था कि यार ऐसी डिग्री करो जिसमें फ्यूचर की गारंटी हो, जॉब गारंटी हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो। तो फिर नहीं करने दिया किसी ने, ठीक है, कुछ लोगों ने गलत भड़काया भी, उन लोगों के नाम में क्या ही अब लूँ, माफ़ कर दिया उनको, जो भी है, नहीं करने दिया मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो इंजीनियरिंग कर ली जैसे तैसे। तो इस तरीके से मैंने इंजीनियरिंग की 4 साल अपनी डिग्री कंप्लीट करी।
पर पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी, तो ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच मुझे मिल गई और लोनावला में मेरा कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, सिंहगढ़ लोनावला। उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स डिसेंट थे, बहुत अच्छे थे। जो पुणे यूनिवर्सिटी है ना, पुणे यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड है महाराष्ट्र में। वहाँ प्लेसमेंट रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है आसपास का, क्योंकि पुणे में है, क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है और डिसेंट बच्चे होते हैं। गाली गलौज ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। पुणे की पब्लिक बहुत ही शांत है। इंजीनियरिंग तो बताऊँ मैं नाम के लिए करने गई थी मैं, मेरा एम तो यही था मेन कि यार लोनावला में कॉलेज है, पहाड़ है पीछे, तो मैं पहाड़ों को देखूंगी, पहाड़ में बिल्कुल रहूंगी, मज़ा आएगा, इसीलिए। और इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, डिसेंट प्लेसमेंट हो जाएगी। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो ले ही ली थी, तो पता था कि यार प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी। तो बीटेक में इंजीनियरिंग करने के बाद मार्क्स भी अच्छे आ गए। पुणे यूनिवर्सिटी में परसेंटेज एवेल्यूएशन बहुत स्ट्रिक्टली होता था। वहाँ ऐसा था कि 60% भी आ जाए तो बहुत होते थे, इतना स्ट्रिक्टली चेक करते थे मार्क्स। तो उस हिसाब से मेरे आए थे डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन था 75%। तो 4th ईयर के बाद अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। प्लेसमेंट भी हो गई थी एसेंचर में, कॉलेज से एसेंचर में प्लेसमेंट हो गई थी। और एसेंचर की रेप्यूटेशन ऐसे TCS जैसी भी नहीं थी कि बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं, नहीं। एसेंचर मतलब कुछ ही बच्चों को लेके जाता था और सबकी पैकेज वगैरह अच्छी देता था उस टाइम पे। तो मेरी भी सिलेक्शन हो गई थी एसेंचर में। यार ये बहुत ही सुंदर है, पता है, ये रूही जैसे जो गिर रहा है ना। तो एसेंचर में हो गई थी और मेरे को ये था कि यार अब क्या है, बस यही टारगेट था। मैंने दीदी को देखा था इन्फोसिस में, लाइफ सेटल हो जाती है। 20-21 साल की थी, 20 साल की थी मैं, 21 साल में मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी और प्लेसमेंट तो 20 साल में हो गई थी एसेंचर में, और सैलरी आने लगी थी, फिर 21 साल से कमाने लगी थी। और एसेंचर बहुत अच्छा पे करती थी। तो पुणे में तो मैं रहती थी, फ्रेंड्स सारे पुणे में थे, पैसे आ रहे हैं, तो वो बहुत सही एक माहौल मुझे मिल गया था। फिर लोगों ने बोला कि नहीं नहीं यार, स्विच करना ज़रूरी होता है। अगर आप स्विच नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, तब पैसे नहीं बढ़ने वाले IT में। तो सब तब यही समझाते थे आसपास के लोग कि IT सही है, IT जॉब्स बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन स्विच करते रहना चाहिए ताकि पैकेज जो है बिल्कुल बढ़ जाए। इसको सीक्रेट मंत्रा बोला जाता था, ठीक है, IT में ग्रो करने का, कि स्विच करते रहो, ठीक है, एक ही कंपनी में मत अटक जाओ, स्विच करते रहोगे तो पैकेज बढ़ते रहेगा। ऐसे कर करके वहाँ लोगों ने लिटरली 25 लाख 50 लाख पैकेज ऐसे कर लिए हैं, स्विच कर करके लोगों के 1 करोड़ पैकेज हो गए हैं। वो IIT वालों से भी ज़्यादा पैकेज हो गए हैं कई लोगों के स्विच कर करके। तो मैंने स्विच किया और स्विच करके बहुत ही एक अच्छी कंपनी थी डेलॉयट, उसमें मेरा हुआ सिलेक्शन कंसल्टेंट के रोल में। तो वो तो बिल्कुल सेटल था, मतलब मेरे को इससे ज़्यादा पैसे चाहिए भी नहीं थे। मतलब जितने पैसे डेलॉयट दे रही थी मुझे और देने वाली थी, इसी साल 2024 में मेरी प्रमोशन भी थी नेक्स्ट कंसल्टेंट के बाद सीनियर कंसल्टेंट। और उसके बाद फिर डेलॉयट में तो लाइफ सेटल्ड है, फिर पैसों की कमी नहीं होती है। उसके बाद जब मैं डेलॉयट में आई और पैसों की कमी एक तरीके से पूरी ख़त्म हो गई मेरे लिए, क्योंकि कंसल्टेंट के जॉब में इतने पैसे मिलते हैं एनफ कि आप पुणे जैसे शहर में आराम से सर्वाइव कर सकते हो, प्लस उसके बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हो, सेविंग्स भी कर सकते हो, आप आपकी फैमिली को भी भेज सकते हो। तो उतने पैसे बहुत हो गए यार, मतलब हमें तो लगता है कि और खर्च कहाँ करे, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन यार पता नहीं क्यों तब ना रियलाइज़ होने लगा कि नौकर बन गई हूँ यार मैं इस कंपनी की। मतलब ऐसे आई नो कि बहुत हार्श वर्ड्स है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन कंपनीज़ की जिन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट दी, बहुत अच्छी कंपनीज़ थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पर्सनली उन कंपनीज़ से। और मैं उनके साथ जब जुड़ी, मुझे एक्चुअली में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर पता नहीं क्यों यार ऐसे लगने लगा ना कि जैसे मेरे टाइम को किसी ने रिज़र्व कर लिया है, जैसे यार कि मैं कुछ हुई नहीं। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं नहीं काम करूँ अभी, या कुछ एक्सप्लोर करूँ, कहीं जाऊँ, कहीं रुकूँ, 2 दिन ऐसे आ जाऊँ। जैसे मैं अभी आ गई मनाली, ठीक है, तो मेरा हमेशा ऐसा ही होता था कि मेरी लाइफ है यार, मैं हर बार कहीं जाना है तो किसी को मेल डालो, छुट्टी अप्लाई करनी है तो किसी को मेल डालो। मतलब मैं सोचती मैं फ्री क्यों नहीं हूँ, एक ही लाइफ है मेरे पास, मेरी एज अभी कम है, इससे पहले कि मेरी एज ही ख़त्म हो जाएगी मेरे में इतनी एनर्जी बचे कि मैं आगे काम कर सकूं। अगर मैं कुछ ऊंचा चाहती हूँ, कुछ बड़ा चाहती हूँ लाइफ में, तो एनर्जी तो चाहिए ना। जब मैं डेलॉयट में थी तो मुझे मन ही नहीं करता था यार कि मैं हंसूँ या कुछ अपना एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब सॉरी,
गलत बोल दिया मैंने, मन करता था लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। ऐसा लगता था किसी ने गुलाम बना दिया है। इतने बजे मीटिंग ज्वाइन करो, इतने बजे एग्जिट करो, अभी जाओ इधर, अभी मत जाओ, छुट्टी ले सकते हो, अभी नहीं ले सकते हो। फिर उसके बाद फीडबैक भरो और उसमें भी पीठ पीछे लोग फीडबैक खराब कर देते थे। ये तो बहुत होता है आईटी कंपनीज में कि आपका जो बॉस है कोई भरोसा नहीं है, जो भी आपका सुपरवाइजर है वो आपका फीडबैक आपके पीठ पीछे कुछ इस तरीके से ख़राब कर देते हैं बिना ये परवाह किए कि एक यंग है, बच्चा है, करियर है इसका आगे। तो ऐसे भी दिन देखे कंपनी में, तो ये रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं इनकी नौकर बन गई हूँ, लाइक लिटरली नौकर बन गई हूँ, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। और ये कठपुतली की तरह मुझे अब नचाएंगे, मेरा खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा, ये लोग अब मेरे मालिक बन चुके हैं। मेरे को फिर ये लगने लगा ना जॉब में कि यार मेरे पर्सनल सेल्फ को तो कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं रहना है, मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहती हूँ। और ये बस रिसेंटली बात है, मैं कहती रही हूँ 2024 के स्टार्टिंग में मुझे प्रमोशन मिलने वाली थी। और लास्ट ईयर की मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि मैंने जब डिसाइड किया। और एक्चुअली कोविड के बाद से ना ऐसा हुआ था कि कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम, बहुत एक लॉन्ग पीरियड तक मैंने वर्क फ्रॉम होम में काम किया हुआ है घर से। तो उस टाइम पे इतना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो पैशन है वीडियो मेकिंग, स्टोरी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, बोलना, बीइंग अ स्पीकर, तो ये सब जो मेरे पैशन है। और साथ में मुझे लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। आगे जाके मेरा एक, मैंने सोचा है म्यूज़िक चैनल भी जल्द ही आने वाला है। एनीवेज वो सरप्राइज़ है, वो अलग बात हो गई। तो कोविड में मैं ये फिगर आउट कर चुकी थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ना अकेले रहना पसंद है और वो टाइम नहीं मिला था कभी, हसल की वजह से, डेलॉयट, एसेंचर, इंजीनियरिंग, उस पूरे हसल की वजह से वो टाइम ही नहीं मिला था कभी कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ कि यार मेरा पैशन क्या है। तो कोविड ने मुझे कहीं ना कहीं वो टाइम दिया। और वही वो टाइम पीरियड था जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया। मेरे यूट्यूब की जो ईमेल आईडी है वो बहुत पुरानी है। ईमेल आईडी मैंने पता नहीं 2012 से शायद खोल रखा है, लेकिन जो चैनल है मेरा वो कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बाद में आई। स्पिरिचुअलिटी तो अभी रिसेंट 2023 से एंट्री ली है स्पिरिचुअलिटी ने मेरे लाइफ में। और 2023 तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, जी हाँ। और अब तक स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में नहीं आई है। तो जो नीश थी मेरे चैनल की 2020 से लेके 2023 तक की, ये जो 2 साल थे, इसमें जो नीश थी मेरे चैनल की वो थी प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती थी और साथ ही साथ हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू करती थी। क्योंकि ऑब्वियसली यार स्पिरिचुअलिटी तब मेरी लाइफ में आई नहीं थी और तब मेरा इंटरेस्ट होता था, एक मेरी फ्रेंड थी वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी, तो उस टाइम पे नया नया ऐसे प्रोडक्ट्स आते थे मार्केट में जिसमें नायासिनामाइड होती थी। खासकर सन ब्लॉक्स में आपको मिलेगा ये नायासिनामाइड, अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी। तो ये सब जो पूरे केमिकल्स हैं इनसे मिलके पूरा एक साइंटिफिक ये अलग ही फार्मूला होता है। वो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करके ऐसे मॉइस्चराइजर्स बनाए जाते हैं जो हील कर सकते हैं। तो मेडिकली वो टेस्टेड होते हैं। और मेरी एक फ्रेंड थी डर्मेटोलॉजिस्ट थी वो, तो उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा था उस टाइम पे। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था उस चीज़ पे। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, इस चीज़ पे चैनल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोरोना में आप बाहर तो निकल नहीं सकते, अब घर बैठे क्या करोगे आप। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसको जानती हूँ कि ये जो मॉइस्चराइज़र है इसमें नायासिनामाइड है, तो वो किस तरीके से हील कर सकता है और कौन से स्किन टाइप के लोग हैं जिन पे ये सूट करेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने गेन कर लिया था। तो जिस वजह से मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसी नीश पे चैनल स्टार्ट कर दिया कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिव्यू और फिर हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू। कि अगर फ्रिजी बाल हैं आपके और आप चाहते हो कि डेली आप टाइम्स वेस्ट ना करो अपने बालों को कंघी करने का, तो आप एक बार में ट्रीटमेंट करा लो। तो परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं ऐसे कि आपके बाल जैसे स्ट्रेट हो जाएंगे, तो 2 साल तक वो स्ट्रेट रहेंगे। तो अब आपको कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो बाल आप ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं ऑफिस जाती थी और मेरे को था स्टाइल मारने का शौक कि बाल अच्छे रहने चाहिए, कपड़े अच्छे रहने चाहिए। हाँ, मतलब ये सब फेज से मैं गुजरी हूँ। मैंने जी है यार अपनी लाइफ, दोस्त बनाए हैं, घूमी हूँ, पार्टी करी है, सब करा है, पढ़ाई भी करी है, जॉब भी करी है, पैसे भी बहुत देखे हैं लाइफ में, गवाए भी बहुत है। स्पिरिचुअलिटी तो अभी रिसेंटली आई है।
लाइफ वरना मेन चीज़ होती है जो सिखाती है यार आपको, आपके जो एक्सपीरियंसेस जो भी हो, आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हो या हाई फाई इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हो, मैटर नहीं करता, पर जो लाइफ होती है आपकी वो मैटर करती है। जो एक्सपीरियंस आप सीखते हो, जहाँ आप पैदा हुए हो, उसका जो फ्लोरा फौना होता है, आसपास के लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी जो आप एक्सपीरियंस लेते हो या जो सेल्फ रियलाइजेशन आप करते हो हर मोमेंट, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। वो जो मन अपने आप से बात करने लगता है ना, वो एक पॉइंट आता है कि मन खुद को खुद ब खुद सुलझा लेता है, रुक जाता है वो तो। लेकिन उसके लिए आपको अपने साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, अपने आप को वो खरे सवाल पूछने पड़ेंगे कि अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए बेस्ट अब क्या है इस मोमेंट में। ठीक है मैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो कुछ तो पढ़ने के लिए मिला ना, दोस्त मिले, उनके एक्सपीरियंस मिले, तो आप इतना ही बहुत होता है यार लाइफ में फिर आगे बढ़ने के लिए। कोई बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं चाहिए होती है, इतनी बहुत होती है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया क्योंकि जो मेरे हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू वाले वीडियो थे सारे, एक दो की मैंने बात करी आपको, लाखों में व्यूज़ उसमें आए। शॉर्ट्स है मेरे कुछ, वो लाखों में उसको व्यूज़ गए। मतलब हेयर ट्रीटमेंट रिव्यू बेसिकली मेरा वायरल हो गया। आप अभी भी मेरे चैनल में जाओगे ना तो पॉपुलर जो वीडियो है वो आपको नैनोप्लास्टिया का मिलेगा। और उसने फिर क्या करा ना कि हेयर ट्रीटमेंट वाला या हेयर वाला, खासकर बाल वाला जो पूरा नीश है ना यूट्यूब का, इसमें बहुत पैसे मिलते हैं। तो जो इसका जो CPM और RPM जो फैक्टर होता है ना यूट्यूब का, जो लोग यूट्यूबर्स होंगे या जिन्होंने कभी भी कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड करी होगी उनको पता होगा कि जब पैसे आते हैं, जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल, तो CPM RPM वो फैक्टर्स होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। और वो डिपेंड करता है आपकी नीश पे, कि आपकी पर्टिकुलर नीश पे जो ऑडियंस आ रही है सामने से, एडवर्टाइजर्स उनको ऐड दिखा सकते हैं कि नहीं, क्या वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली है। मतलब जैसे मेरा जो कंटेंट है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि उसको हाई RPM और CPM मिला, बहुत उसको पैसे मिलते हैं हेयर वाले डोमेन को जो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो जो ऑडियंस आ रही है वो ऑलरेडी बाल का ट्रीटमेंट कराना चाहती है, तभी वो सर्च करके आ रही है। ठीक है, तो अब वो अगर कोई शैम्पू का ऐड फिर आ गया बीच में यूट्यूब में, तो वो खरीदेगी उस शैम्पू को, समझ रहे हो। या कोई भी हेयर प्रोडक्ट फिर रिकमेंड हो जाए उसको, या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी, क्योंकि मेरे पास वीडियो बहुत सारे थे, 100 50 40 तो इतने तो स्किन केयर के थे। तो वहाँ जो ऑडियंस आ रही है वो क्या करेगी ना, फिर अगर आप मॉइस्चराइज़र का ऐड दिखा रहा है यूट्यूब, तो वो खरीदेगी और शायद खरीदा भी होगा। जिस वजह से क्या हो गया कि मुझे ब्रांड डील्स आने लगी। मतलब 2 साल के अंदर इतनी ब्रांड डील्स आई मुझे उस टाइम पे, जब मैं वो नीश फॉलो करती थी कि मैं क्या बताऊँ। ब्रांड डील्स पे ब्रांड डील्स आ रहे हैं, कभी रहा है, कभी आ रहा है, और शॉर्ट्स बना दो, इंस्टाग्राम में डाल दो। अभी तो मैंने डिलीट कर दिए हैं बहुत सारे, वो जो मैं जब स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यू जो मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम में, अभी जो मेरा चैनल है, और बहुत उसमें पैसा भी होता है, बहुत पैसा भी मिला है, उनको सबको मैंने भी डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, आऊँगी मैं उस पर। एनीवेज, तो मोनेटाइज हो गया चैनल, सब हो गया, अब तो सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही। हाँ, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे, सब्सक्राइबर्स वाली चीज़ पे मैं आऊँगी, वो एक अलग मैटर है, उस पे मैं आऊँगी। पर हाँ, पैसे मुझे मिल जाते थे, व्यूज़, पैसे, वॉच टाइम, ये मिल जाते थे। और सब्सक्राइबर्स आपके हो ना हो ज़रूरी नहीं है, पैसे का जो फैक्टर है वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। कई ऐसे भी चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ है लेकिन उनको पैसे नहीं आते, या उनके लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स, उनको पैसे नहीं आते। तो RPM CPM वाली चीज़ बहुत अलग है। ठीक है, तो मेरा ये भी सेट हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन आता है फिर कि वाई स्पिरिचुअलिटी, वाई सडनली मेघना यू हैव स्टार्टेड मेकिंग स्पिरिचुअल वीडियोस, और पूरा नीश है आपने चेंज कर दिया। नीश चेंज भी किया और पूरा वैसे ही हो गया, और जो आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो स्पिरिचुअलिटी के हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? तो ये जो मेन क्वेश्चन है वो मैं एड्रेस करना चाहती थी आज 10K स्पेशल वीडियो में, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो 2023 तक ऐसा था कि मेरी जॉब में भी सब सही हो गया था, मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मुझे आती थी, और चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, ब्रांड डील्स भी आती थी। तो आप कह सकते हो 2023 में फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगी। ठीक है, आई लेफ्ट माई जॉब। तो मैंने फिर फाइनली मैंने सोचा ठीक है, अब यूट्यूब ही है जो है, और साइड बाय साइड मेरे पास सेविंग थी मेरी, तो मैंने अपनी जॉब कम्प्लीटली छोड़ दी।
और तभी वो टाइम पीरियड था 2023 में कि मेरे को आचार्य प्रशांत का पॉडकास्ट मैंने देखा रणबीर अलाहाबादिया के साथ। मैंने ये इस वीडियो में भी बताई अपनी पूरी जर्नी कि किस तरीके से एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था मेरा। हमेशा से मैं जानना चाहती थी कि यार भगवद गीता क्या है एज अ टेक्स्ट। भगवद गीता हमेशा जानना चाहती थी मैं। तो यही वो टाइम पीरियड था जब मैंने फिर आचार्य प्रशांत को डिस्कवर किया और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि एक डिफरेंट साइड ही है मेरा पूरा जो भी एक्सप्लोर होना बचा है। और चैनल में जो एक नीश है ना जिसके लिए आप डेडिकेटेड होके काम कर सको, दिन रात काम कर सको, वो प्यार हो आपको आपके चैनल की नीश से और वो आपके भी टैलेंट के साथ अलाइन करे। मुझे पता था कि वो कहीं ना कहीं स्किन केयर और हेयर केयर रिव्यू में नहीं है। और फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको भी ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आचार्य जी के। मतलब मैंने उनका गीता सेशन से एनरोल कर दिया कि मैं कंटिन्यूसली इनसे वेदांत पढ़ना चाहती हूँ। तो वेदांत फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा क्योंकि मैं उससे अलाइन होती थी, प्लस मैं उन कॉन्सेप्ट्स को किसी को बताती थी तो वो बहुत अच्छे से सुनते थे। तो मेरा वो फ्लो बहुत अच्छा आता था कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती हूँ वेदांत के कॉन्सेप्ट्स। तो वाई नॉट, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इसकी। वेदांत वो चीज़ है जो मैं बता रही हूँ ना, जो फ्यूचर डिप्रेशन एपिडेमिक आने वाला है ना, उसको अगर कोई चीज़ क्योर कर सकती है एक औषधि की तरह, एक मेडिसिन की तरह, तो वो वेदांत है। मैं ढूंढ ही रही थी अपनी एक ऐसी नीश जिससे मैं प्यार कर सकूं, जैसे ये नदी प्यार कर रही है हवाओं से और बहे चली जा रही है बिल्कुल पत्थरों को काट के, बंधनों को काट के। तो ऐसा कोई टॉपिक मैं ढूंढ रही थी और मुझे पता था कि स्किन केयर वो नहीं है। भले वो पैसे दे रहा है, टॉपिक पैसे हैं, बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन हाई है उसमें, CPM है, RPM है, एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं, ब्रांड डील्स है, लेकिन मेरे को बोलने का मन नहीं करता था। और 2024 के जनवरी में न्यू ईयर का वो वीक था, मुझे याद है, मैं रोने लगी, मैं टूट गई। मतलब मुझे यूट्यूब में पैसे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के साथ ना वो कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा था कि यार मेरी ऑडियंस आ रही है, ठीक है, मुझे लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, पैसे भी आ रहे हैं, ब्रांड डील्स भी आ रही है और शायद ऐसे कंटिन्यू करती रहूँ तो फ्यूचर में चैनल आगे भी बढ़ जाएगा, फेम भी मिल जाएगी। लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं फील कर पा रही थी मैं सब्सक्राइबर्स के साथ यार। कि एक होता है ना कि कमेंट सेक्शन में जब कोई आपको कमेंट करता है और आप उसके क्वेश्चन को सुनते हो, एक जवाब देते हो आप एक सवाल का, मतलब दिल से उठता है एक सवाल, किसी भी इंसान के दिल से उठता है एक सवाल। और जब कोई आपसे ना सामने वाला सवाल करता है, आप उसका जवाब देते हो और एक्चुअली में वो जवाब अगर उसकी उलझन को सुलझाने में हेल्प करे, तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। कि फिर जब जनवरी में मैंने स्पिरिचुअल वीडियोस फिर बनाना स्टार्ट किया कि नहीं, मैं वेदांत के जो कॉन्सेप्ट्स है जो मेडिसिन की तरह हेल्प कर सकते हैं लोगों की, वो मैंने एक्सप्लेन करना फिर मैंने जैसे स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। और क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत के तो लेक्चर्स कंटिन्यूसली सुनती हूँ, मैं उनकी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता था कि आचार्य जी जैसे कहते हैं कि यार काम ऐसा चुनो या ऐसा काम सही हो सकता है जो करते वक्त उस काम का जो प्रभाव है वो आप पे अच्छा पड़ना चाहिए। तो मैंने फिर यही सोचा कि यार आचार्य जी की प्रिंसिपल्स को, मतलब वेदांत के प्रिंसिपल्स को, ओशो के भी वही सेम प्रिंसिपल्स है, जिदु कृष्णमूर्ति के भी, स्वामी विवेकानंद के भी, जितने भी वेदांत के वक्ता रहे हैं, तो सबके मुझे लगता है प्रिंसिपल्स वही कहते हैं, उसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि एक काम चुनो और डूब के करो। तो काम वो होना चाहिए जिसका प्रभाव आप पे अच्छा पड़े। तो मैंने फिर ये चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं यार, मुझे मज़ा आ रहा है ये काम करते वक्त, जब भी मैं वेदांत के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर जो मुझे ऑडियंस मिल रही है, तो वो उससे मुझे प्रेम हो रहा है, मुझे बात करना अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब अगर आप वो प्रेम फील कर रहे हो तो मतलब यार वो स्पेशल है, ठीक है। उसे फिर आप आपकी स्किन केयर के ऑडियंस से या हेयर प्रोडक्ट रिव्यू की ऑडियंस से कंपेयर नहीं कर सकते, भले ही वो अब वीडियो आपके चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो क्यों ना हो और सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला वीडियो क्यों ना हो।
तो फिर वही हुआ, फिर मैंने तथ्यों को एनालाइज किया, तथ्यों को देखा कि नहीं यार, भले ही पैसे मिल रहे हैं, जो मेरा पुराना स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यू वाला जो पूरा नीश है उसमें भले ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन दो चीज़ है, तथ्य ये कह रहे हैं कि लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्पिरिचुअलिटी वाला कंटेंट। मतलब जो मेरा स्पिरिचुअलिटी वाला कंटेंट है, जब मैं स्पिरिचुअल वेदांतिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ लोगों को, तब जो लोगों का कनेक्शन बैठ रहा है और तब जितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू वो लोग जो कि प्रोडक्ट रिव्यू और हेयर रिव्यू वीडियोस देख रहे हैं मेरी, और उस टाइप के कंटेंट में मुझे बात करते हुए सुन रहे हैं। तो क्लियरली मैंने तथ्यों को देखा कि इसका मतलब जो स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस है, वो पहली बात तो उनका असर मुझ पे अच्छा हो रहा है। जब मैं उन्हें शूट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके नतीजे से जो ऑडियंस मेरे चैनल में आ रही है उसका प्रभाव मुझ पे अच्छा पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, वो भी सब्सक्राइब कर रही है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया उसके बाद कि नहीं, मैं ऐसा कंटेंट चुनना चाहूँगी शायद जो भले ही कम पैसे आए उससे कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनका दिल आ रहा है, मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ उनसे। इसीलिए फिर मैंने अब सोचा है कि ठीक है यार, पास्ट जो भी था, स्किन केयर रिव्यू प्रोडक्ट्स वाले वीडियो बनाए, नैनोप्लास्टिया वाले वीडियो बनाए, कामी थी मैं पास्ट में, कोई बात नहीं, सरवाइव करने के लिए सबको प्रकृति की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आपको बिना प्रकृति की चीज़ों को यूज़ किए आप कैसे उसके पार निकल जाओगे, राइट? वही वाली बात होती है। तो कोई बात नहीं, पास्ट कैसा भी था, लेकिन मुझे पता है कि पास्ट मैटर नहीं करता। पास्ट में आपने बहुत बड़ा जलसा किया होगा, दुनिया की सारी खुशियाँ हो सकता है आपको मिली होगी, सो कॉल्ड खुशियाँ जो आपको उस टाइम पे लग रही थी खुशियाँ हैं, लेकिन वो भी बहुत छोटी हैं। वर्तमान में एक सही ज़िंदगी अगर आपको मिल रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है आपके पास्ट से, जिसमें आपने भले बहुत भोगा हो लेकिन आप दुखी थे, आप डरे हुए थे अंदर से, आपको जीने का मन नहीं कर रहा था, तब भी दुनिया थी, प्रकृति थी, इतनी ही खूबसूरत थी जैसे आज है, लेकिन आप डरे हुए थे, ठीक है? तो ऐसे काम को करने से भले ही पैसे आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, लाख गुना अच्छा है कि वर्तमान में वो काम करो जिसे करने से एक कनेक्शन मिल रहा है लोगों से, आनंद मिल रहा है और एक मौका मिल रहा है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो दुनिया की उस वन ऑफ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम में, जो कि है मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, एक एपिडेमिक की तरह फ्यूचर में आएगा। मेरा फ्रेंड भी आ गया यहाँ पे, हाय गुबू। तो आप देखिए बैठा हुआ है यहाँ पे, एक डॉग था यहाँ पे घूम रहा था, मैं वीडियो बना रही थी और ये भी आ गया। तो डिप्रेशन एक एपिडेमिक की तरह उभरने वाला है, ठीक है? तो ऐसे में अगर मैं वक्ता हो के उन कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यार लोगों को हेल्प हो सके, और मेरे पास एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है आज के ज़माने में जिसके थ्रू मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट, मुझे वो करना चाहिए। क्या पता वही नियति हो, और नियति नहीं भी हो तो एक्सप्लोर कर लेंगे यार। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये काम मेरे लिए श्रेष्ठतम है, उच्चतम है, और यहीं से वो रास्ता निकलेगा मेरा जहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो क्यों नहीं। तो मैंने फिर यही सोचा है कि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ रही हूँ, है ना? डुगू चलो, डुगू जा रहा है शायद, उसको जाने देते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वही बोल रही थी मैं कि मैंने फिर यही सोचा है कि पास्ट को पीछे छोड़ती हूँ। मैं वो मेघना नहीं रही जो फुल डेडिकेटेड टॉपिक होगा मेरे चैनल का, जो डेडिकेटेड नीश जहाँ तक मैं अपने चैनल को ले जाना चाहती हूँ, जिसके थ्रू मैं लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी ही होगा। फ़िलॉसफी, मेटाफिज़िक्स, बहुत कॉन्सेप्ट्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये दुनिया रहस्यमयी है और मायावी है, और माया को समझने से इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है, और स्पिरिचुअलिटी ही वो मेडिसिन है जो अभी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यार मैं कौन हूँ। मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं दिया था, अपनी ऑडियंस से कभी भी बात नहीं करी थी अच्छे से, और करंट में मैं अभी और पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं साइड बाय साइड पढ़ती भी रहती हूँ
इसीलिए मैंने अपने आप को ये डेडिकेटेड टाइम दिया है ताकि मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकूं और पढ़ सकूं। अभी उम्र क्योंकि बाकी है, ज़िंदगी जीनी है, तो पढ़ाई हमेशा चलते रहनी चाहिए। तो फ्यूचर में अभी मेरे यही प्लान्स है कि साइकोलॉजी मैं पढ़ रही हूँ, वो भी कंप्लीट मुझे करना है, और साथ ही साथ मैं साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ रही हूँ। ये एक नए टाइप की चीज़ है जिसमें टॉक सेशंस के थ्रू, 1-to-1 टॉक सेशंस के थ्रू आप थेरेपी प्रोवाइड करते हो एक पर्सन को, जिसमें आप अपनी बातों के थ्रू एक तरीके से उसको एक आत्म अवलोकन की स्टेट में धकेल सकते हो ताकि वो खुद को पहचान सके कि वो कौन है और शांत हो सके। इस साल के एंड तक आई थिंक मेरी वेबसाइट भी थोड़ी सी रेडी हो जाएगी, जिसमें मैं ये अलाउ कर दूंगी कि आप लिंक में रजिस्टर करके मुझसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एनीवेज, वो बात की बात है। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर हु यू आर, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे बड़े बोरिंग वीडियोस नहीं, चिंता मत कीजिए, आपको क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस भी बहुत डीप अभी देखने को मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। बाय।